जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति आज फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा आज कौन सा दिन है। आज का दिन है 15 अगस्त और 15 अगस्त हम देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और गौरवशाली का दिन है। आज का दिन 15 अगस्त है और इसी दिन 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था और उसी आज़ादी को मनाते हैं हम हर एक साल 15 अगस्त को आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, इस आज़ादी दिवस के दिन में आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं और आज का क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज है अपना आज़ादी का दिन। तो इस आज़ादी के लिए एक दो लाइन बोलना चाहेंगे आप सभी के बीच में कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है और कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान की शान का है। तो दोस्तों, इसी बाणी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास आप सभी को कैसा लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा, कमेंट करने का प्रयास जरूर करें और लाइक भी कर दिया कीजिए। और क्लास आपका आज जो है डेली के करंट अफेयर से किया जाएगा और डेली का करंट अफेयर जो होता है वहीं से क्लास स्टार्ट होता है और लास्ट भी करंट अफेयर से ही होता है। और आप लोग को अच्छे से तरीका से पता है आगामी जो एग्जाम आने वाली है दरोगा का वैकेंसी, बिहार SSC, BSSC सभी को देखते हुए इस क्यूज को फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट किया गया है और इसमें हर एक दिन आपको होमवर्क मिलता होगा। होमवर्क के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहां से आप डेली होमवर्क को रात में 9 बजे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बताइएगा आप सभी, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 का संबंध किन देशों से है? ये सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है, दक्षिण कोरिया और USA। दक्षिण कोरिया और USA से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा USA का राजधानी कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC हो जाएगा। बताइएगा कि वज्र परिहार अभ्यास इस किन देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। सही जवाब है। बताइएगा एक युद्ध अभ्यास ये किसके बीच में होता है? ये भी भारत अमेरिका का हो जाएगा। और बताइए तर्कस अभ्यास ये किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब, सही जवाब हो जाएगा। और एक टाइगर ट्रंप और टाइगर क्लॉ ये भी भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है ना कौन से क्रम की जनगणना का घोषणा किया है? 16वें क्रम की जनगणना की घोषणा किया। बहुत अच्छा जवाब है। और इससे पहले वाला कौन सा क्रम का था? 15वें क्रम का था, जो कब हुआ था? 2011 में हुआ था। सही जवाब है। और 16वें क्रम का कब होगा? 2026 में होने वाली है। अब देखिएगा जब 2026 में होगी तो बहुत सारी घटनाएं होंगी और उसको पढ़ने में याद करने में हम लोग को बहुत समय लगेगा। अभी 2011 को याद हो चुका है सबको अच्छा से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण पारस का संबंध ये किस देश में? ये ईरान में हो जाएगा। दक्षिण पारस कहाँ है? ईरान में हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। और इस बार इसका कहाँ स्थापना किया गया? विशाखापट्टनम में मनाया गया। और बताइएगा इसका थीम क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्तियों में रिकॉर्ड स्तर का विरंजन हुआ है। ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित ITF महिला टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता? ये पुर्तगाल। और बताइएगा पुर्तगाल का राजधानी कहाँ है? लिस्बन हो जाएगा। सही जवाब है, लिस्बन हो जाएगा, पुर्तगाल की राजधानी हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के समुद्री यातायात को वनाग्नि के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? ये तुर्की के हो जाएगा। और तुर्की का राजधानी कहाँ है? अंकारा हो जाएगा। और मुद्रा क्या वहाँ का? लीरा। तुर्की का राजधानी अंकारा और मुद्रा क्या है? लीरा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे का संबंध किस लेखक से? ये सुचेता खन्ना। किससे हो जाएगा? ये सुचेता खन्ना से हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत को वैश्विक आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है? ये 71वां स्थान मिला। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब, 71वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 प्रदर्शन ग्रैंड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ये चंडीगढ़ बन गया। सही जवाब है, चंडीगढ़ बन गया है। और बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? अभी ये 79 यानी कि 79वें क्रम का मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा, ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा कि 1947 में जो है ना ये स्वतंत्रता दिवस झंडा जो लाल किला पे कौन फहराए थे? ये JL नेहरू के द्वारा फहराया गया था। JL नेहरू के द्वारा फहराया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है
कि केंद्र सरकार फास्टैग की नई योजना के तहत कितने रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी किया? 3000 का जारी किया। इसमें आप 200 बार जा सकते हैं। ये क्या टोल टैक्स जिसको बोला जाता है, टोल टैक्स के लिए जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार से पहली बार रेल डीजल इंजन जो है किस देश को निर्यात किया जाएगा? ये आपको गिनी को कहा जाएगा। गिनी को क्या किया जाएगा? निर्यात किया जाएगा, यानी कि बेचा जाएगा। बताइएगा प्रतिभा सेतु पोर्टल का संबंध किससे है? ये यूपीएससी द्वारा लॉन्च किया गया प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया। बहुत सा जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आप सभी के बीच में है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बन चुकी है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड स्टेट्स एफडीए द्वारा स्वीकृत लीनाकापावीर दवा का संबंध किससे है? ये एड्स से हो जाएगा। और पता है एड्स के जांच के लिए कौन सा जांच होता है? एलिसा टेस्ट हो जाएगा। और एक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया? ये देहरादून में किया। सही जवाब है, देहरादून में किया गया है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड की भूजल संदूषण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नाइट्रेट संदूषण का दर्ज कहाँ दर्ज किया गया? ये राजस्थान में किया गया। सही जवाब, सर्वाधिक नाइट्रोजन का प्रदूषण कहाँ है? राजस्थान में हो जाएगा। सही जवाब है। आप सभी के बीच में अगला क्वेश्चन है, बताइएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 115। सही जवाब है। शांति में 115 मिला है। और हैप्पीनेस में भारत का स्थान कौन है? 118। सही जवाब है। हैप्पीनेस में 118 वहां स्थान हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि हाल ही में भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह को प्रक्षेपित करने वाले निजी कंसोर्टियम में कौन शामिल हुआ है? कंसोर्टियम में देखिए इसमें 3 को शामिल हुआ है। पिक्सल स्पेस इंडिया हो जाएगा, और ध्रुव स्पेस हो जाएगा, सेट एस्योर एनालिटिक्स इंडिया हो जाएगा। ये तीनों को शामिल किया गया है, तीनों के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स 3 2025 का आयोजन कहाँ किया? ये रोमानिया में किया। और बताइए रोमानिया का राजधानी कहाँ होगा? बुखारेस्ट। ठीक है, रोमानिया राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट हो जाएगा। सही जवाब है। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, हाल ही में किस हंगरी का बुडापेस्ट है और इसका बुखारेस्ट बोले? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस राज्य की धीरियो बुल फाइटिंग को वैध बनाने की मांग उठाई है? ये गोवा के द्वारा किया गया। गोवा, और गोवा का राजधानी कहाँ है? पणजी। बताइए किस नदी किनारे बसा है? मांडवी नदी किनारे बसा हुआ। बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब हो जाएगा आप सभी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 का ब्लूमबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये तंबाकू का। और तंबाकू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। राजमुंद्री कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में बता दीजिएगा कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये रांची में हुआ है। रांची में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायु मनबड़ योजना किसने लॉन्च शुरू किया? ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री थायु मनबड़ योजना तमिलनाडु के द्वारा ये शुरू किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली बार कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है? ये बीएसएफ के द्वारा। बताइए बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? ये 1965 में इसका स्थापना किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया है? ये बीएसएफ के द्वारा ही राजस्थान में चलाया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यूनिकॉर्न में तीसरा स्थान मिला है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनसंख्यांकी दिवस कब मनाते हैं हम? 29 जून को मनाते हैं। और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट बन रहा था सभी को अच्छे तरीके से करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं, आप लोग को जो होमवर्क के माध्यम से दिया गया था होमवर्क से क्यूज करवाया जाएगा। तो होमवर्क के माध्यम से लुसेंट को शुरू करने जा रहे हैं। तो लुसेंट में अच्छा टॉपिक दिया गया है। तो शुरू करते हैं। बताइएगा तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, ये किसके समय में हुआ था? ये चेम्सफोर्ड के समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। ये तो इधर से लगे, इधर होगा, अगला भाग। अच्छा बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा
किसके समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था? ये डफरिन के समय। सही जवाब है, लॉर्ड डफरिन के समय में पारित हुआ था। बताइएगा डफरिन के समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय सही जवाब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और बताइए इसका स्थापना कब हुआ था? ये सही जवाब है 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल कब रहा था? ये 80 से 94। सही जवाब है 1888 से 1894 रहा था। बहुत सही जवाब है। बताइए डुरंड रेखा का निर्धारण किस देश में? सही जवाब है 94 में। किसके समय में हुआ था? ये लैंसडाउन के समय में। और अभी वर्तमान में बताना है आप लोगों को डुरंड रेखा किस देश के बीच में? ये सही जवाब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो जाएगा। जिस समय निर्धारण हुआ था वो भारत और अफगानिस्तान में था, और जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद किसके चला गया? ये पाकिस्तान में चला गया। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया था? ये 1891 में आया था। और पहला कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 पहला आया 1881 में, और उसके 10 साल बाद 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया था। बताइए दूसरा कारखाना अधिनियम में स्त्रियों को कितना घंटा प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा गया? 11 घंटा। सही जवाब है 11 घंटा से अधिक काम करने पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। और बताइए साप्ताहिक छुट्टी का जो आरंभ किया गया था किसमें? ये दूसरा कारखाना अधिनियम में किया गया है। और बताइए रविवार का छुट्टी ये कब हुआ था? 1843 में। और किसके समय में हुआ था? ये एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो के समय में आया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का शासनकाल 1894 से 1899 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है किसका यह कथन है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसका रक्षा की जाएगी? इसी का लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ही कथन हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। बताइए कर्जन का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1905। सही जवाब है। ठीक है 1899 से 1905 तक हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। और कर्जन के शासन में बहुत ही काम हुआ था। आज देखते हैं उस सभी कामों को। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम ये कब आया था? ये 1899 में आया था, और ये कर्जन के समय में ही आया था। और इसी के साथ तो क्या कहना है, इसको अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया गया था इसी के समय। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया था? ये स्टॉक मॉनक्रिफ, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, इसके अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया था। और किसके अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया था? ये रॉबर्टसन। ठीक है थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया था। और दोनों का गठन 1901 में किया था। ये बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ये किसकी अध्यक्षता में जो पुलिस आयोग का गठन किया था? ठीक है एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था। और बताइएगा विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में ही किया गया था विश्वविद्यालय आयोग का गठन। बताइए अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये कब पास हुआ था? ये 1904 में। सही जवाब है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पास हुआ। बहुत ही अच्छा जवाब है आप सभी के बीच में आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए सहकारी उधार समिति अधिनियम ये कब आया था? ये भी 1904 में आया था लॉर्ड कर्जन के समय में भी सहकारी उधार समिति अधिनियम। बताइए कि किसके द्वारा जो है ना कृषि बैंक भी खोला गया था? ये कर्जन के द्वारा। कर्जन के द्वारा क्या कृषि बैंक खोला गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा इसने जो कर्जन ने कृषि इंस्पेक्टर जनरल का स्थापना कब किया था? ये गठन 1901 में। 1901 में किया था। कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति 1901 में किया था। ये कर्जन के द्वारा ही किया गया था। और बताइए कर्जन के समय में ही पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोला गया था। ये कब खोला गया? 1905 में। सही जवाब है 1905 में खोला गया। बहुत ही अच्छा जवाब है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि गुप्तचर विभाग का स्थापना कौन किया था? ये कर्जन के समय में ही किया गया। ठीक है सही जवाब है। बताइएगा बंगाल विभाजन घोषणा ये कौन किया था? कर्जन के द्वारा। कब किया गया था बंगाल विभाजन? देखिए 19 जुलाई 1905 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। और बताइए बंगाल विभाजन को लागू कब कर दिया गया था? सही जवाब है 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल विभाजन क्या हुआ? लागू कर दिया गया। बहुत अच्छा जवाब है आप सभी के बीच में। बताइए इसके बाद बंगाल का विभाजन करके कितने प्रांत में बांटा गया? 2 प्रांत में, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल में बांटा गया था। सही जवाब है। बताइएगा कि पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ था? ढाका हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन जो है कि पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बनाया गया था? देखिए ब्रूमफील्ड फुलर को पूर्वी बंगाल का क्या बनाया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। और पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ये एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था पश्चिमी बंगाल का।
सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र कब दे दिया था? ये 1905, जब इसका शासन खत्म होगा तभी जाएगा ये। तो 1905 में क्या क्या अपना ये त्याग पत्र दे दिया, अगस्त 1905 में, अगस्त 1905 में। इसके बाद कौन आया था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय आया था। बताइए लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से लेकर 1910 तक हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। किसके द्वारा किया गया था? ये आगा खां एवं सलीमुल्लाह के द्वारा, आगा खां एवं सलीमुल्लाह के द्वारा। कहाँ किया गया था? ये ढाका में किया गया था। और इसे कौन सा शासक था इसमें? द्वितीय, मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही हुआ था। बताइए कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ये 1907। इसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। बताइएगा कि सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? रासबिहारी घोष हो जाएगा। सही जगह घोष, घोष मत क्या देगा, घोष, घोष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फिर इसका पेचअप कब हुआ था दोनों का? 16 में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। सही जवाब है। बताइएगा समाचार पत्र अधिनियम ये कब आया था? 1908, जिसको प्रेस एक्ट कहते हैं, जो कि 1908 में आया था। मिंटो द्वितीय के समय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आया था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन आपसे बीच में है कि बाल गंगाधर तिलक को जो है राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार कर लिया गया था? सही जवाब है 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तार कर लिया है। और कितने वर्ष का सजा सुनाया गया था? 6 वर्ष का सजा सुनाया गया था इनको। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था का शुरुआत कब किया गया था? ये 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट सुधार के तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। अब बताइए इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आया था। बताइए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1910 से लेकर 1916 तक रहा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन आपसे बीच में है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ये कब किया गया था? ये 1911 में किया गया था। इसका डेट था 12 दिसंबर 1911 किया गया था। और ये किसके स्वागत में किया था? ये जॉर्ज पंचम, वहां का सम्राट था, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में ही दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार था ये। और इसका स्थापना कब किया गया? 1911 में किया गया था। अब बताइएगा कि इसी दिल्ली दरबार में ना दिल्ली को जो नई दिल्ली को राजधानी घोषणा किया गया था। कब क्या घोषणा? ठीक है 1911 में घोषणा हुआ। बना कब था ये? 1912 में बनकर तैयार हो गया। और उसका बिहार को भी अलग किया गया बंगाल से, फिर 1911 में ही अलग किया गया और 1912 में इसको बना दिया गया था। और 1911 के दिल्ली अधिवेशन में ही बंगाल विभाजन क्या किया गया? रद्द कर दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किसने जो है ना अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए जो है ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। ये 2 बार किए थे, 1910 और 1911 में किए थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम कब फेंका गया था दिल्ली में? 23 दिसंबर 1912। आप बताइए 1912 में इस पे क्या किया? बम फेंक दिया गया था। बताइएगा बम जो फेंका गया था ये जो इसका जिम्मेदार कौन लिया था? इसका जो है ना अनुशीलन समिति उत्तरदायी बना था। इसका उत्तरदायी कौन था? अनुशीलन समिति हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कि हार्डिंग बम कांड को और किस नाम से जानते हैं? दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिल्ली षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन बन गया था? ये दीनानाथ। देखिए 2 से दिल्ली, 2 से दीनानाथ, याद रखिए। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है हार्डिंग बम कांड का कौन बना था गवाह? ये भी यही होगा, दीनानाथ होगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। बताइएगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस में कितने व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? इसमें 13 व्यक्ति को किया गया था। और इसमें कितने को फांसी दिया गया था? 4 लोगों को फांसी दे दिया गया था। और ठीक है, और 2 लोगों को 7 वर्ष का सजा मिला था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है इसमें से कि दिल्ली षड्यंत्र केस का जो है मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन था? ये रासबिहारी बोस थे। और ये पकड़ाए नहीं थे, ये भाग कहाँ गए? जापान भागकर चले गए थे। सही जवाब हो जाएगा, जापान चले गए थे, रासबिहारी बोस हो जाएंगे। बहुत से जवाब है। बताइएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। कब हुआ था? सही जवाब 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। और ये कितने वर्ष चला था? ये 4 वर्ष तक चला था। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि बताइएगा अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति किसको नियुक्त किया गया था? कुलपति 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को नियुक्त किया गया था। और इसका स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसके बाद आया लॉर्ड चेम्सफोर्ड आया था। इसका शासनकाल कब रहा था? 1916 से 1921 तक रहा था। बताइएगा अगला क्वेश्चन इसी समय कांग्रेस में कौन सा अधिवेशन हुआ था?
लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जो कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का क्या हुआ, समझौता हुआ और एकीकरण दोनों का हो गया था। बताइए पूना में महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, ये 1916 में। देखिए पूना में महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ, 1916 में हुआ। और हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, ये भी 1916 में हुआ और मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है, सेटलर आयोग का गठन किसके लिए किया गया था, सही जवाब है शिक्षा सुधार से संबंधित था। ये 1917 में आया था सेटलर आयोग, और किसके समय में आया था, चेम्सफोर्ड के समय में आया था। बताइए चेम्सफोर्ड के समय में एक एक्ट पारित हुआ था, कौन सा एक्ट था, ये रॉलेट एक्ट था। और ये रॉलेट एक्ट कब आया था, 19 मार्च 1919 को आया था, सही जवाब है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था, ये अमृतसर पंजाब में हुआ था, और ये चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। और खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी किसके समय हुआ था, ये चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। तो दोस्तों हिस्ट्री का जो भी प्रश्न बन रहा था सभी करवा दिया गया। अब इससे आगे कल देखेंगे और चलते हैं आप ज्योग्राफी की ओर। तो बताइए ज्योग्राफी में आज अच्छा प्रश्न दिया और अच्छा टॉपिक दिया गया था, महत्वपूर्ण घाटियां। तो घाटी के बारे में आज देखेंगे, घाटी से भी क्वेश्चन आता है। बताइएगा कि कांगड़ा घाटी ये किस राज्य में पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी हो जाएगा। बताइए कांगड़ा घाटी जो है इसमें धर्मशाला भी कहाँ है, इसी में स्थित हो जाएगा, धर्मशाला है स्थित है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि चंबा घाटी कहाँ पड़ता है, ये भी हिमाचल प्रदेश। चंबा घाटी कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइए लाहौल घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। बताइएगा अगला क्वेश्चन, चंद्रा एवं भागा नदी किस घाटी से निकलती है, ये लाहौल घाटी में, लाहौल घाटी में प्रवाहित होती है। बताइएगा कि मालना की घाटी ये कहाँ है, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बहुत से जवाब है। बताइएगा छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध घाटी कौन हो जाएगा, यही मालना की घाटी। मालना की घाटी क्या कहते हैं, छोटा यूनान भी कहा जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, स्फीति घाटी कहाँ पड़ता है, ये भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, बहुत से जवाब। बताइएगा पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में। बताइए पार्वती घाटी कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, घाटी है ये, घाटी हिमाचल प्रदेश में है। और सांगला घाटी भी कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। बताइए किन्नौर घाटी कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। बताइए सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन हो जाएगा, किन्नौर। किन्नौर घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घाटी है। बताइएगा मरखा घाटी कहाँ है, मरखा एक नुब्रा घाटी, ठीक है, मरखा और नुब्रा कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। अब बताइए सुरु घाटी कहाँ होता है, लद्दाख में ही पड़ता है। और गलवान घाटी ये भी लद्दाख में पड़ता है। और बताइए अगला क्वेश्चन है कि जोहार घाटी कहाँ पड़ता है, जोहार ये उत्तराखंड का घाटी हो जाएगा। बताइए सोर घाटी, सोर घाटी भी उत्तराखंड में। और पूछेगा शांत घाटी कहाँ है, केरल में हो जाएगा, शांत घाटी केरल में है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए फूलों का घाटी कहाँ पड़ता है, ये उत्तराखंड में। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी से कौन सी नदी बहती है, ये ऋषि गंगा नदी बहती है। कौन सी नदी, ऋषि गंगा नदी बहती है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि फूलों के घाटी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, 2005 में, सही जवाब है 2005 में इसको शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा धर्मा घाटी कहाँ पड़ता है, ये उत्तराखंड में ही पड़ता है, सही जवाब है। बताइए नीलांग घाटी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में ही पड़ता है नीलांग। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि चुम्बी घाटी कहाँ है, चुम्बी सिक्किम में पड़ता है। चुम्बी घाटी कहाँ है, सिक्किम में। और युथांग घाटी कहाँ पड़ता है, ये भी सिक्किम में पड़ता है। बताइए जूके घाटी कहाँ है, नागालैंड में। जूके घाटी कहाँ पड़ता है, नागालैंड में। बताइएगा कि अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, पूरब का स्विट्जरलैंड किसे कहता है, यही को कहता है जूके घाटी को। जूके घाटी को क्या कहते हैं, पूरब का स्विट्जरलैंड करते हैं, जो कि कहाँ नागालैंड में पड़ता है, बहुत से जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, अराकू घाटी कहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में। बताइएगा अराकू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चाय और कॉफी के लिए, ये तो कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है अराकू घाटी। बताइए अगला क्वेश्चन है गंडी कोटा घाटी, ये कहाँ पड़ता है, ये भी आंध्र प्रदेश का ही हो जाएगा। बताइए कंबम घाटी कहाँ है, तमिलनाडु में पड़ता है, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, न्योर घाटी, न्योरा घाटी ये पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी पड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस घाटी में होता है, सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश के डोंग घाटी में। किस घाटी में होता है, ये डोंग घाटी होता है। बताइएगा भारत का स्विट्जरलैंड किस घाटी को कहते हैं, ये कश्मीर घाटी को कहते हैं, जो कहाँ पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर पड़ता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, बराक घाटी कहाँ पड़ता है, ये असम में पड़ता है, बराक असम में पड़ता है। और बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है बराक घाटी, ये चाय के लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए। बताइए अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, मानसरोवर झील के पास सानोख्या बाब से निकलता है ये सिंधु नदी। बताइए सिंधु नदी का लंबाई कितना, टोटल लंबाई 2880 हो जाएगा।
सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 है। और बताइए भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114। ठीक है 1114 किलोमीटर में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास ये सब किसका सहायक नदी है? ये सिंधु की सहायक नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, झेलम का उद्गम स्थल कहाँ से होगा? ठीक है बैरीनाग के समीप में शेषनाग झील से ये निकलती है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा कि झेलम नदी का जो मुहाना है कहाँ मिलता है? ये किसमें? चेनाब में जाकर मिल जाती है, चेनाब में जाके अपना जल गिराती है। बताइएगा झेलम नदी की जो लंबाई टोटल कितना है? 724 किलोमीटर होगा। और पूछेगा भारत में कितना है तो 400 किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? ये रोहतांग दर्रा। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। और रावी नदी का लंबाई कितना है? 725 किलोमीटर में। किसमें हो जाएगा? किलोमीटर में हो जाएगा। सही जवाब है आप सभी के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? चंद्रा तथा भागास निकलता है, चंद्रा और ये भागास निकलता है। बता चिनाब नदी अपना जल कहाँ जा गिराती है? किस नदी में? ये सिंधु नदी मिल जाती है जगह। ठीक है बताइए चिनाब नदी का लंबाई कितना है भारत में? 1180 किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? ब्यास कुंड ही है, ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। और बताइएगा ब्यास नदी को जो है ना ऊंचाई है समुद्र तल से कितना है? 4330 मीटर हो जाएगा, मीटर में। और बताइएगा कि ब्यास नदी का लंबाई टोटल कितना है? 470 किलोमीटर में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन आपसे एक बीच में, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा? ये मानसरोवर झील के समीप में रकास ताल से निकलता है। और बताइएगा सतलज नदी का ऊंचाई कितना है समुद्र तल से? बताना है 4555 हो जाएगा सतलज का ऊंचाई। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है भारत में सतलज नदी की लंबाई कितना है? 1050 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होगा? गंगोत्री हिमालय से निकलता है। और गंगा नदी का जो है ना ऊंचाई कितना समुद्र तल से? 3900 मीटर में हो जाएगा। और पूछा गंगा नदी की लंबाई कितना? 2525 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा भारत बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर बिहार में है। और बताइए अगला क्वेश्चन आपसे बीच में है कि बिहार के कितना जिला से गंगा नदी बहती है? 12 जिला से बहती है और अपना समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ध्यान रखिएगा। सही जवाब है। तो ज्योग्राफी का भी जो भी प्रश्न बन रहा था सभी करवा दिएगा। अब चल रहे हैं इकोनॉमिक्स की ओर। इकोनॉमिक्स में अच्छा प्रश्न दिया गया था आज। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये रगनर फ्रिशर द्वारा किया गया था। और कब किया था ये? सही जवाब है 1933 में किया था। कब किया था? 1933 में किया था। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला कर है कि टेबिन कर जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? टेबिन कर ये जेम्स टेबिन के द्वारा ही प्रस्तावित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को क्या कहते हैं? कार्ड डीलिंग कहते हैं। सॉरी कर्व डीलिंग होगा, कार्ड बोल दिए। तो शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को क्या कहते हैं? कर्व डीलिंग कहते हैं, कर्व डीलिंग कहा जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय व्यय के लेखा जोखा को क्या कहते हैं? बजट कहा जाता है। बजट बताइए बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। और बजट का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? बुजेट से हुआ, बुजेट से हुआ। ठीक है। और बताइएगा भारत के संविधान में जो बजट शब्द का चर्चा है या नहीं है? नहीं है। और इसके स्थान पे किसका चर्चा है? वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है। और इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में हो जाएगा। सही जवाब है अनुच्छेद 112। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, खतरनाक क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना क्या कहलाता है? ये बफर स्टॉक। क्या कहलाता है? ये बफर स्टॉक कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि तेजरिया और मंदरिया इसका संबंध किससे है? स्टॉक एक्सचेंज से हो जाएगा। बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे क्या कहते हैं? उसको तेजरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजरिया। वो तेज करना चाहता है। और जो कम करना चाहता है उसको क्या कहते हैं? उसको मंदरिया कहते हैं। मंदरिया मत समझिएगा, मंदरिया हो जाएगा। क्या कहते हैं उसको? मंदरिया कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बीच में बता दीजिएगा, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा का उसका अवमूल्यन कहते हैं। देखिए किसी मुद्रा का मूल्य अगर किसी मुद्रा से कम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहा जाता है। मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, जब काला धन बढ़ जाए और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा
बन जाता है, तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? मुद्रा का विमुद्रीकरण। देखिए, मुद्रा विमुद्रीकरण का मतलब हुआ कि मुद्रा को बंदे कर देना। जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था विमुद्रीकरण, क्या हुआ था? ये 2016 में 8 नवंबर 2016 को मुद्रा विमुद्रीकरण। उसमें कितना रुपया का मुद्रा हुआ था? ये 500 और 1000 का विमुद्रीकरण कर दिया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जो भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में भी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में बताइएगा, जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती है, उत्पाद और व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? ये मुद्रा संकुचन। क्या कहलाती है? मुद्रा संकुचन कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, मुद्रास्फीति, मुद्रा का मूल्य क्या होता है? गिर जाता है, नहीं घट जाता है। मुद्रा का मूल्य घट जाता है, समझ गए? और जो वस्तु का मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए, कोई मान लीजिए अभी परवल खरीदते होंगे 30 रुपए किलो, एक समय मिलेगा 60 रुपए किलो मिलेगा, तो मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? घट गया वहां पे। वस्तु का मूल्य क्या हुआ? बढ़ गया। यही सब होता है। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि 24 कैरेट के शुद्ध सोने को क्या कहते हैं? बताइएगा। प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। 24 कैरेट के शुद्ध सोने को क्या कहते हैं? प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। और बताइए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। बताइए, आभूषण में कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट के सोने का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से। जनसंख्या नीति से हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जानकी रमन समिति का संबंध ये प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, दांतवाला समिति का संबंध किससे है? सही जवाब बेरोजगारी के अनुमान से हो जाएगा। बताइए, सरकारिया समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से। बताइए, गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता हो जाएगा। बताइए, महालनोबिस समिति का संबंध किससे है? ये राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से हो जाएगा महालनोबिस समिति का संबंध। बताइएगा, रंगराजन समिति का संबंध ये भुगतान संतुलन से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से। बैंकिंग अलग होता है, बीमा क्षेत्र सुधार हो जाएगा। ठीक है, मल्होत्रा समिति का संबंध। बताइए, खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि साख हो जाएगा। बताइए, गायपोड़िया समिति का संबंध बैंक सेवा सुधार से हो जाएगा। बताइएगा, भूरे लाल समिति का संबंध सही जवाब है मोटर वाहन करों में वृद्धि। मोटर वाहन के करों में वृद्धि से हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, भंडारी समिति का संबंध किससे है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए, सच्चर समिति का संबंध किससे है? देखिए, मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन से हो जाएगा। किसका? सच्चर समिति का संबंध हो जाएगा। बताएगा कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से हो जाएगा। सही जवाब है। बताएगा, महाजन समिति का संबंध किससे है? चीनी उद्योग से हो जाएगा, घोटाला नहीं, चीनी उद्योग से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, सत्यम समिति का संबंध किससे है? ये वस्त्र उद्योग से हो जाएगा। और आज का बताइएगा, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हथकरघा विकास से हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का भी सारा होमवर्क करवा दिया गया। अब चल रहे हैं विविध के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था, इसको लेके आए आप सभी के बीच में। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एसोसिएटेड प्रेस किस देश की एजेंसी है? ये यूएसए, अमेरिका का हो जाएगा। मतलब राइटर्स किसका है? ये ब्रिटेन का हो जाएगा। मतलब ताश किसका है? रूस का हो जाएगा। बरनामा किसका है? मलेशिया का हो जाएगा। और अंसा इटली का है। जब है। और इतिम किसका है? इजराइल का हो जाएगा। एएफपी फ्रांस का क्या है? समाचार एजेंसी हो जाएगा। बताएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई ये भारत का हो जाएगा। बताइए, समाचार भारती कहाँ का है? ये भी भारत का हो जाएगा। बताइए, सिन्हुआ कहाँ का है? ये चाइनीज माल है, चीन का हो जाएगा। सिन्हुआ चीन हो जाएगा। बताइए, क्योडो कहाँ का हो जाएगा? ये जापान का हो जाएगा। क्योडो कहाँ का है? जापान का हो जाएगा। और अंतारा कहाँ का है? ये इंडोनेशिया का। अंतारा कहाँ का है? इंडोनेशिया का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि इरना कहाँ का है? नाम पे ईरान का। डीपीए कहाँ का है? जर्मनी। डीपीए कहाँ का है? जर्मनी का हो जाएगा। बताइए, वाफा कहाँ का पड़ता है? फिलिस्तीन का। और एपीपी एपीपी पूछे हम, एपीपी पाकिस्तान, गलती बोल दिया, एएपी होगा। एएपी कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। और यूपीपी है, यूपीपी कहाँ? ये पाकिस्तान का है। यूपीपी पाकिस्तान का हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए, नोवोस्ती कहाँ का है? रूस का हो जाएगा। मेना मिस्र का। मेना मिस्र का है। सही जवाब है। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन आप सब, यूनिवार्ता कहाँ का पड़ता है? ये अपना भारत का। ये यूनिवार्ता भारत का है।
सही जवाब है। UNI ये कहाँ का है बताइए तो? भारत भारत का ही है, भारत का ही है। बताइएगा यूपी किसका है? यूपी कहाँ का है? यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल पड़ता है, ये अमेरिका का हो जाएगा, समाचार एजेंसी। अगला क्वेश्चन सही बताइएगा, इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन क्या कहलाता है? ये ग्रीन बुक हो जाएगा, सही जवाब है, ग्रीन बुक कहलाता है। नीदरलैंड सरकार का रिपोर्ट क्या कहलाता है? ये ऑरेंज बुक हो जाएगा। बताइएगा व्हाइट पेपर किस देश के बीच का है? ब्रिटेन और भारत का सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट हो जाएगा ये। बताइए पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किस में होता है? ये व्हाइट बुक में होता है, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन ब्लू बुक हो जाएगा। बताइए बेल्जियम और जापान का सरकारी रिपोर्ट ग्रे बुक, बेल्जियम का ग्रे बुक, जापान का ग्रे बुक हो जाएगा। बताइए फ्रांस सरकार का सरकारी रिपोर्ट ये येलो बुक, और 2 या 2 से अधिक सरकारों के संयुक्त ज्वाइंट पेपर कहलाता है, ज्वाइंट पेपर। बताइए बाथ पार्टी किस देश का राजनीतिक पार्टी है? ये इराक का हो जाएगा, ठीक है। बताइए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ये चीन का ही हो जाएगा। बताइएगा फ्रीडम पार्टी किस देश का? ये श्रीलंका का, श्रीलंका का हो जाएगा। बताइएगा लेबर पार्टी कहाँ का? लेबर पार्टी ये लेबर क्या ओपन होगा? 3-4 गो का है लेबर पार्टी, इजराइल का भी है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये बांग्लादेश का होगा। जातीय पार्टी कहाँ का है? बांग्लादेश का। नेपाली कांग्रेस पार्टी नेपाल का ही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बीजेपी कहाँ का है? ये भी भारत का ही है। बताइएगा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान का ही है। तो लुसेंट का जो भी होमवर्क था सभी करवा दिया गया। अब आगे चल रहे हैं, आप सभी के बीच में जो भी सार संग्रह से होमवर्क दिया गया था इसको देख लेते हैं। महेश बनवाल का जो इसमें 6 to 12 के बीच में है, यहाँ से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी चलाया जाता है। तो पॉलिटी से शुरू करते हैं, और आज का अच्छा टॉपिक क्या नाम है उसका? मूल अधिकार। तो और जो हम लोग का क्या है, बहुत अच्छा मूल अधिकार है, और मूल अधिकार जो हम लोग का ही अधिकार है। बताइएगा भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का चर्चा है? भाग 3 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक? सही जवाब है अनुच्छेद 12 से 35 तक हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में बता दीजिएगा कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू कराने का शक्ति किसे प्रदान किया गया है? देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सही जवाब है उच्च न्यायालय और इसको है और हाई कोर्ट को, दोनों को दिया गया है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ये मौलिक अधिकार के संबंध में, ठीक है, मौलिक अधिकार में। बताइए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 से 18 के बीच में हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में पड़ता है, ठीक है, अनुच्छेद 14 में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? ये 14 और 16, अनुच्छेद 14 और 16 को रखकर किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? ये जस्टिस रोहिणी है, और एक रोहिणी गांव पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र का है रोहिणी गांव। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद करना ये प्रतिषेध है, किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 15 के तहत किया गया। बताइए लोक नियोजन के विषय में अवसर प्रदान करना, ये अनुच्छेद 16 के तहत है। और अस्पृश्यता का अंत 17 में हो जाएगा। जब उपाधियों का अंत किसमें है? 18 में हो जाएगा। और बताइएगा अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। देखिए यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? शैक्षिक संस्था खोलने का अधिकार अनुच्छेद 30 में, और मेरे से पूछा हुआ बिहार पुलिस में। अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जीवन का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। इसे कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। और बताइएगा कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 के ए में हो जाएगा। बताइए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में हो जाएगा, ठीक है। और बताइए दोष सिद्धि के लिए संरक्षण, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण ये 20 में है, ये अनुच्छेद 20 में हो जाएगा। बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23-24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है, अस्पृश्यता ये किस अधिनियम के तहत इसको बढ़ावा देने के लिए दंडनीय किया जाता है? अनुच्छेद अधिनियम 1955 के तहत इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि वाक यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 19 में। और बताइएगा
ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, बताइएगा। आज 15 अगस्त है और सभी लोगों को झंडा फहराने का अधिकार है, ये मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत है? ये 19 के 1 के तहत ही दिया गया है। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 19 के 1 में ही है। तो आज का जो भी पॉलिटिक बनना था सभी करवा दिया गया। अब चल रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर। तो ज्योग्राफी से बताइएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी अच्छा टॉपिक ही दिया गया है। बताइए, विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होने की ये तिथि कौन सी है? देखिए, दुगो है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, वर्ष भर रात और दिन कहाँ पे बराबर होता है? भूमध्य रेखा पर बराबर होता है, और इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा ही हो जाएगा। ठीक है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? ये विषुवत रेखा पे होता है, विषुवत रेखा पर ही होता है। बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 जून। 22 दिसंबर। छोटा पूछे, छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर का हो जाएगा। और बताइए, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को हो जाएगा, 21 जून को होगा। सही जवाब है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन ये 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर का होता है। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम होता है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और उपसौर घटना कब होता है? 3 जनवरी को होता है। और बताइए, जब दूर जाता है तो क्या कहते हैं? उसको अपसौर कहते हैं। और अपसौर का घटना कब होता है? 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, ग्रीष्म, अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है। ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है। और बताइए, दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होगा? 21 जून को सबसे छोटी होने वाली है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? ये भूमध्य रेखा पर, वही विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में। कहाँ? ये अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए, अगला क्वेश्चन, सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस याम्योत्तर पर दिखाई पड़ती है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर किस राज्य में पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है किस महासागर से गुजरती है? ये प्रशांत महासागर से ही गुजरती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है? ठीक है, 40,075 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर में। बताइए, अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में, कौन सी देशांतर रेखा प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। बताइएगा, कितने डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य की अक्षांश पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है? 0 से 5 डिग्री अक्षांश। ठीक है। तो महेश बनमाल का जो भी होमवर्क दिया है सबको करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं दृष्टि के क्विक बुक से आप सभी के बीच में साइंस चलाया जा रहा है, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो चलते हैं फिजिक्स की ओर। बता दीजिएगा, फिजिक्स में है कि क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे क्या कहते हैं? वस्तु की गति कहते हैं, गति अवस्था कहा जाता है। स्थान का परिवर्तन करती है, गति कहलाएगा। सही जवाब है। और अगर स्थान का परिवर्तन नहीं करता तो क्या होगा? विराम अवस्था में होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? ये दूरी कहा जाता है। बताइएगा, दूरी कैसी राशि चाहिए? अदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि हो जाएगा। बताइए, दूरी का मान सदैव कैसा होता है? धनात्मक, यानी प्लस में होता है, माइनस कभी नहीं हो सकता है, यानी प्लस में होगा। चाहे आगे जाइए चाहे पीछे जाइए, आपको प्लस में ही जाएगा वो। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उसको विस्थापन कहा जाता है। और बताइए, अगला क्वेश्चन, विस्थापन का मान क्या हो सकता है? ठीक है, देखिए, विस्थापन धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, विस्थापन जो है ये कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि हो जाएगी। बहुत जवाब है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को क्या कहते हैं? चाल कहा जाता है। चाल कहा जाता है। चाल एक कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। बताइए, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय होगा। चाल का ऐसा मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सही जवाब, मीटर प्रति सेकंड होगा। बताइए, चाल का बीमा क्या होता है? LT इनवर्स 1 हो जाएगा। सही जवाब है। लाइट जलाइए।
लाइट कहाँ गया? गड़बड़ा देता है, जोश गड़बड़ा दे। कितना मजा आ रहा था। तो कोई बात नहीं, लाइट भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं, कि उसको सिर्फ सुनना है, लाइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बताइएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बीच में है, बताइएगा इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा त्याग किया गया विस्थापन उस वस्तु का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। विस्थापन वेग कहलाता है। और बताइए वेग कैसा राशि है? ये वेग एक सदिश राशि हो जाएगा। बताइए वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे क्या होगा? समय अंतराल हो जाएगा। सही जवाब। बताइए वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड। और वेग का बीमा क्या होता है? L इनवर्स 1 हो जाएगा। L इनवर्स 1 हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस वस्तु का वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बताइए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा A बराबर V माइनस U बटे T हो जाएगा। U माइनस T। बताइए V क्या होता है? V अंतिम वेग और U होता है प्रारंभिक वेग। ठीक है, सही जवाब। दोनों को घटा कर T से भाग दीजिए, क्या निकल जाएगा? त्वरण प्राप्त हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण कैसा राशि है? एक सदिश राशि हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए त्वरण का मात्रक क्या होता है? सही जवाब है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा। बताइए त्वरण का बीमा कितना होता है? L इनवर्स 2 होगा। बोले तो लाइन आ जाएगा तुरंत में, आ गया ना? L इनवर्स क्या होता है? 2 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वेग की दिशा त्वरण, वेग की दिशा में त्वरण होने पर इसे कैसा होगा? ये धनात्मक होगा और विपरीत दिशा में ये ऋणात्मक हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस वृत्तीय गति को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए अगला क्वेश्चन, यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसे उस गति का क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, और एक समान वृत्तीय गति एक कैसे गति है? एक त्वरित गति हो जाएगा। त्वरित गति हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या बदलती रहती है। सही जवाब है। बताइएगा एक समान सरल रेखीय गति में त्वरण होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, त्वरण नहीं होता है। और जबकि एक वृत्तीय गति में सदैव त्वरण उपस्थित। देखिए एक समान सरल रेखीय में त्वरण नहीं होगा और लेकिन वृत्तीय में हमेशा उपस्थित होता है त्वरण। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूमती है उसे क्या कहते हैं? उसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। उसको कोणीय विस्थापन कहा जाता है। बताइए कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? एक सदिश। कौन सा है? सदिश राशि हो जाएगा। सही जवाब है। आप सभी के बीच में क्वेश्चन है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन हो जाएगा। ठीक है, रेडियन हो जाएगा। बताइए कोणीय विस्थापन का बीमा क्या होगा? M0 L0 T0। M0 L0 T0 सब इसमें क्या है? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान लंबा इसमें व्यक्त नहीं किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? उसको कोणीय वेग कहा जाता है। सही जवाब है। और बताइए कोणीय वेग को किससे दर्शाते हैं हम लोग? ओमेगा। W के तरह ही होता है, क्या बोलते हैं? ओमेगा बोला जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोणीय वेग कैसा राशि है? एक सदिश राशि। कोणीय वेग भी एक कैसा राशि है? सदिश राशि है। सही जवाब है। बताइए कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। बताइए कोणीय वेग का बीमा क्या होगा? T इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए रेखीय वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या गुणे कोणीय वेग। सही जवाब है। दोनों उल्टा कहिए सीधा कहिए, बात तो नहीं है। सही जवाब है। रेखीय वेग का मात्रा बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या गुणे कोणीय वेग हो जाएगा। बताइए वह बाह्य भौतिक कार्य जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? वो बल कहलाता है। बताइए बल कैसा राशि है? एक सदिश राशि हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और एक और मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये तुरंत के बराबर होता है। मीटर पर सेकंड केजी। ठीक मीटर नहीं होगा। ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बल आघूर्ण का सिद्धांत। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। सही जवाब है। बताइएगा कि उत्तोलक क्या है? एक प्रकार का ये सरल मशीन हो जाएगा। सरल मशीन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्र पूर्व घूर्णन के लिए स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसको उत्तोलक कहा जाता है। उत्तोलक। बताइए उत्तोलक में कितना बिंदु होता है? 3 को बिंदु। कौन कौन होता है इसमें? आलम, आयास और भार हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए आलम जो है ना,
आलम्ब कहाँ, प्रथम श्रेणी में आलम्ब कहाँ होता है? बीच में होता है। पता है कैंची, सिरनी, हिंडोला ये सब किसका उदाहरण है? झूला। ऐसे प्रथम श्रेणी का उदाहरण है। पंप भी प्रथम श्रेणी का ही उदाहरण है। इसमें आलम्ब कहाँ होता है? बीच में होता है। बताएगा कि प्रथम श्रेणी में जो है यांत्रिक लाभ कितना होता है? एक या एक से अधिक होता है। एक या एक से क्या होता है? अधिक होता है। देखिए एक से अधिक या एक से कम हो सकता है, दोनों। ठीक है, एक से कम या एक से अधिक होता है प्रथम श्रेणी में। ठीक है, ऊपर दोनों होता है। तो फिजिक्स का जो भी होमवर्क था समाप्त कर दिया गया। अब चल रहे हैं बायोलॉजी की ओर, और बायोलॉजी में अच्छा टॉपिक दिया गया है। बताइएगा, बताइए उभयचर जो होते हैं कहाँ रहते हैं? ये उभयचर जल और स्थल दोनों पे रहता है। पता है मेढक कैसा प्राणी है? ये उभयचर प्राणी। बताइए उभयचर का हृदय कितना कोष्टक होता है? 3 कोष्टक का होता है। ठीक है, 3 कोष्टक का। बताइएगा उभयचर जो होते हैं कैसा प्राणी होते हैं? असंपाती होते हैं। ठीक है, और बताइए क्या करते हैं? अंडा देते हैं, जन्म। ये अंडा देते हैं, जन्म नहीं देते हैं बच्चे को। सही जवाब है। बताइएगा मेढक किसका है? ये उभयचर में ही आता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मत्स्य एवं उभयचर के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? लंग फिश। लंग फिश को कहा जाता है मत्स्य एवं उभयचर के बीच का कड़ी का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मेढक का जो है ना सांस कैसे लेता है? मेढक देखिए त्वचा और फेफड़ा दोनों सांस लेता है। ऊपर में फेफड़ा से ठीक है, ठीक है। देखिए जब वो मेढक पानी में रहता है तो वो क्या है? त्वचा से सांस लेता है, और जब वो स्थल पर तो वो फेफड़ा से सांस लेता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सरीसृप वर्ग जो है ना कैसे प्राणी होते हैं? सरीसृप कहाँ रहता है? ये स्थलीय प्राणी होते हैं। अधिकांश स्थलीय प्राणी है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सरीसृप को जो है ना इसका शरीर सुखाए सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। ये सल्क किसका बना होता है? ये केराटिन का। ये केराटिन का इसका सल्क बना होता है। बताइएगा सरीसृप वर्ग का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 3 कोष्ठ का ही होता है। और बताइए ये कैसा प्राणी होते हैं? ये असंपाती। ये असंपाती प्राणी होते हैं और ये अंडा ही देते हैं। ये सभी अंडे देते हैं। बताइए टर्टल, कछुआ ये सभी किसका उदाहरण है? छिपकली हो गया, सांप हो गया, किसमें आता है? ये सरीसृप वर्ग का उदाहरण है। बताइएगा घड़ियाल किस वर्ग का उदाहरण है? ये भी सरीसृप का है। बताइए घड़ियाल का जो हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का। देखिए देख घड़ियाल और मगरमच्छ ठीक है, जो किसमें आता है? ये सरीसृप वर्ग में आता है, लेकिन बाद इसका हृदय 4 कोष्ठ का होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है जहरीले सांपों के विष ग्रंथि कशेरुकी प्राणी के किसके समान होता है? ये लार ग्रंथि। इसमें लार ग्रंथि के समान ये होता है। सही जवाब होगा। जो जहरीला दंत क्या नाम, इसका क्या बोलते हैं? इसको मैक्सिलरी दंत कहा जाता है इसको। बताइए अगला क्वेश्चन है पक्षी वर्ग है ना किसके लिए महत्वपूर्ण है? पक्षी वर्ग महत्वपूर्ण क्या होता है? इसमें पंख पाता है उसमें, और उड़ने के लिए ठीक है सक्षम होता है, क्षमता वाला। ठीक है, चोंच किस में पाया जाता है? पक्षी वर्ग में ही पाया जाता है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा इसमें जो है ना इसका पक्षी वर्ग का अंतःकंकाल की लंबी अस्थि कैसी होती है? खोखली होती है, खोखली। और इसमें क्या है? वायु कोष पाया जाता है। पता है पक्षी वर्ग का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठक का होता है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कैसे प्राणी है? ये समतापी प्राणी हो जाएंगे। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में जो है ना पक्षियों में किस नाम से बाध्य अंग पाया जाता है? ये शब्दिनी या साइनिक्स। ठीक है, शब्दिनी या फिर साइनिक्स नाम से इसका क्या पाया जाता है? ये बाध्य अंग पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है पक्षी जब बच्चे को जन्म देते हैं अंडा देते हैं, ये अंडा देते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला बताइएगा सही जवाब है। बताइएगा पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी कौन सा हो जाएगा? ये शुतुरमुर्ग हो जाएगा। और ये शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? विशेष रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में अटलांटिका में पाया जाता है। क्या कहते हैं? कीवी। अफ्रीका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, ठंडा प्रदेश में पाया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जो शुतुरमुर्ग है इसमें कितना उंगलियां होता है? 2 उंगली होता है। सही जवाब हो जाएगा। पैर में एक पैर में 2 उंगली होता है कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन बताइए विश्व का दूसरा सबसे विशाल पक्षी कौन सा हो जाएगा? एमू हो जाएगा। और एमू भी कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसके एक पैर में कितना उंगली? 3 उंगली। एमू में 3 और शुतुरमुर्ग में 2 उंगली होता है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पिंगुइन बताइए कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ये जो है ना अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। और ये कैसा पक्षी है? ये उड़नहीन पक्षी, उड़ने में असमर्थ पक्षी हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा सबसे विशाल पेंगुइन का नाम क्या हो जाएगा?
एम्पेरेटर पेंगुइन, एम्पेरेटर पेंगुइन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? गुंजन पक्षी, गुंजन पक्षी, इसी को इंग्लिश में हमिंग बर्ड कहा जाता है। और पता है एकमात्र ऐसा पक्षी जो आगे और पीछे दोनों की ओर उड़ता है, यही हमिंग बर्ड यानी कि गुंजन पक्षी ही आगे और पीछे दोनों की ओर उड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, किस वर्ग के प्राणी ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, ताप, अंधेरी, गुफा सब जगह रह सकता है? ये स्तनधारी जो सब जगह आपको मिल सकता है, पानी में मिल जाएगा आपको जगह पनडुब्बी लगा के। तापमान समान है इसकी बॉडी। अरे मजाक बोल रहे आपको। स्तनधारी जो है ना इस हर एक जगह मिलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, बताइएगा स्तनधारी जो है ना किस कारण से, किस ग्रंथि के कारण जो है ना इसको विशेष माना जाता है? ये दूध उत्पादन करने वाले ग्रंथि, स्तनधारी दूध उत्पादन ग्रंथि पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए चमगादड़ क्या है? ये स्तनधारी प्राणी में आता है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, स्तनधारी के हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का होता है। बताइए शोषण की क्रिया जो है ना स्तनधारी किसके द्वारा करते हैं? ये पेशिया डायफ्राम के द्वारा करते हैं, डायफ्राम के माध्यम से। देखिए डायफ्राम जो यहाँ पाया जाता है, डायफ्राम के फेफड़ा के नीचे पाया जाता है डायफ्राम, वही जो है ना फुलाने और अति करने में मदद करता है उसको शुक्राने में। बताइए अगला क्वेश्चन, कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी क्या देते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को ये जन्म देते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विशालतम स्तनधारी, सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा हो जाएगा? ये ब्लू व्हेल हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका ये पृथ्वी का सबसे बड़ा शावक पैदा करने वाला यही हो जाएगा कौन? ब्लू व्हेल है। तो पृथ्वी का विशालतम वन्य प्राणी कौन सा है? ये अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीकी हाथी। सही जवाब है। बताइए डायनासोर जो है ना ये किस वर्ग में आता है? ये सरीसृप वर्ग में, सरीसृप वर्ग का ही प्राणी था। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर जो है ना किस काल में किस काल में पैदा हुआ था? ये पैदा किस काल में हुआ था? ये ट्राइएसिक युग में, ट्राइएसिक युग में पैदा हुआ। और इसका विलुप्त कब हो गया? ये क्रीटेशियस युग में ये विलुप्त हो गया था। 66 मिलियन वर्ष पूर्व यह विलुप्त हो चुका है। बताइए पक्षी तथा सरीसृप वर्ग का बीच का कड़ी किसे कहा जाता है? ये आर्कियोप्टेरिक्स, ये आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। ये पक्षी ही है और इसके मुंह में दांत ही पाया जाता है इसी के मुंह में। सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी के बीच में है कि किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में मानी जाती है? कवक के कृषि के रूप में ये चिंटी को कहा जाता है। ठीक है, चिंटी को ही कहा जाता है। चिंटी दिया हो, अनुस्वार लगा चींटी मानिए। ठीक है, तो आज का जो भी होमवर्क दिया गया था इससे भी करवा दिया गया। अब आपको लास्ट बच गया इसमें एसपीडी का। तो एसपीडी से जो भी होमवर्क दिया गया था वहां से भी लेके आ चुके हैं आप सभी के बीच में। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1927 में। किसके द्वारा किया गया? ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार कहां से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। सही जवाब है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहां से लिया गया? ये भी अमेरिका से लिया गया। और किस अनुच्छेद द्वारा लगाते हैं? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या? महाभियोग। 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कि संघात्मक व्यवस्था ये कहां से लाया गया है? ये कनाडा से लिया गया। सही जवाब है। और बताइए अवशिष्ट शक्तियां ये कहां से लिए? ये भी कनाडा से लिया गया। बताइए स्वतंत्र न्यायालय ये कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से। बताइए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहां से? ये आयरलैंड से लिया गया। बताइए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है, ये संसदीय शासन व्यवस्था ये कहां से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। सही जवाब है। बताइएगा विधि निर्माण प्रक्रिया ये कहां से लिया गया? ये भी ब्रिटेन। विधि निर्माण, देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये है जापान से। ठीक है, विधि का निर्माण करना ब्रिटेन और स्थापित प्रक्रिया ये जापान से है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए एकल नागरिकता ये कहां से लिया गया? ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया। बताइए आपातकाल उपबंध ये कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन पद्धति ये दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया। और बताइए किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। और मौलिक कर्तव्य को किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? सही जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर ही इसको जोड़ा गया था। बहुत ही सही जवाब है। बताइए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से इसको लिया गया। अगला क्वेश्चन प्रस्तावना में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया से। और शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा सभी को वेतन जो दिया जाता है 21 अनुसूची में अनुसूची में पूछा जाता है। अनुसूची 2 में चर्चा है इसका। सही जवाब है संघ एवं राज्यों का उल्लेख ये किस अनुसूची में? ये अनुसूची 1 में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब मंत्री राष्ट्रपति सबका शपथ का चर्चा किस अनुसूची में? अनुसूची 3 में हो जाएगा। ठीक है, अनुसूची 3 में। अगला क्वेश्चन राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में? अनुसूची 4 में हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन ये अनुसूची 5 में हो जाएगा। और बताइए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ये 6ठी अनुसूची में हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन संघ, राज्य एवं संवर्ती सूची का चर्चा ये 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। बताइए 22 भाषा का उल्लेख है ये 8वीं अनुसूची में है। बताइएगा पंचायत राज चर्चा पंचायत 11वीं अनुसूची में हो जाएगा। और पूछेगा नगर पालिका का चर्चा 12वीं अनुसूची में हो जाएगा। ठीक है, दल बदल का निरोध 10वीं अनुसूची में। और भूमि सुधार संबंधी अधिनियम ये 9वीं अनुसूची में हो जाएगा। सही जवाब है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है बताइएगा ड्यूस मार्क ये किसकी मुद्रा है? ये जर्मनी का मुद्रा हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया था? ये गुप्त काल में। और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों के द्वारा। और सबसे पहले सोने का सिक्का हिंदी रानी के द्वारा। बताइएगा गुरु अर्जुन देव किसका समकालीन था? ये जहांगीर के समकालीन थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? और किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगा। बहुत ही सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि चकमा जन कहाँ बोली जाने वाली? ये बांग्लादेश में बोली जाने वाली भाषा है। बताइए हाँ जाति भी है और भाषा भी है। और जाति के आधार पर भाषा बनता है। बताइए अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ होगा? काठमांडू हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। और कहाँ पर राउरकेला? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का हो जाएगा ओडिशा में। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में राउरकेला। ठीक है ओडिशा ही होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, नाथमा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बताइए 11वीं सूची में कितना विषय का अनुसूची में कितना विषय है? 29 विषय है। और 18वीं में 12वीं में 18 विषय है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन यूरोपीय संघ का मुद्रा क्या है? यूरो हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन भारत में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ठीक है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए पाक स्टेट किसके मध्य देखा जाता है? ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, बताइएगा एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? सही जवाब है 6.023 गुणा 10⁻23 हो जाएगा। सही जवाब होगा प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोनिया बेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, बताइए पिन कोड का शुरुआत डेट सहित बताइएगा। 15 अगस्त 1972 को हुआ था। सही जवाब है। शहद का मुख्यतः अवयव क्या होगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी के बीच में है कि बताइएगा पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? ये मदुरई में था। ठीक है, मदुरई में हो जाएगा। तो एसपीडी का जो भी होमवर्क दिया समाप्त कर दिया गया। आप सभी के बीच में लास्ट टॉपिक रह गया जो एसपीडी से करंट चलाया जाता है। तो करंट को भी देखते हुए करंट को देखना ही पड़ेगा क्योंकि दरोगा में कम से कम 10-12 उससे प्लस ही और 28-28 क्वेश्चन में पूछा जाता है 20-20 को क्वेश्चन। तो करंट को पकड़ बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए करंट से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करंट से बताइएगा कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ को पुनर्जन्म करने की दावा किया? ये अमेरिका के द्वारा किया गया। ठीक है, अमेरिका के द्वारा ये किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में बता दीजिएगा बताइएगा किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये रोशनी उन्नी राजेश उन्नी को किया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा।
बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस को एस्कोच पुरस्कार दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश में 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे दिया गया? ये जापान में सब काम होता है, जापान में हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है? बानो मुश्ताक को। किसके लिए दिया गया है? हार्ट लैम्प, ठीक है, हार्ट लैम्प के लिए दिया गया था। बताइएगा 2000, ठीक है, हार्ट लैम्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कन्नड़ भाषा का है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2025 का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? ये जूस पे जूस मत पीजिए, जस पे है, जूस पे ध्यान जा रहा है, जस पे हो जाएगा। ठीक है, जूस भी पीना जरूरी है, जूस भी पिया कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड पर आमंत्रित किया है? रूस के द्वारा किया गया। ठीक है, रूस के द्वारा बुलाया गया है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन चर्चा में रहा, माउंट कनलाओन किस देश में? ये फिलीपींस में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहां एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया है? ये ओडिशा राज्य में किया है। सही जवाब है। बताइए खुबानी उत्सव 2025 ये लद्दाख में मनाया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो है ना ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? चीन पर है, और भारत का स्थान दूसरा स्थान हो जाएगा। सही जवाब है, भारत का स्थान दूसरा स्थान है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? ये हैदराबाद कर रहा है। सही जवाब है, हैदराबाद है। बताए IPL के इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाला पहला व्यक्ति ये विराट कोहली बन चुका है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कहाँ के खुलाताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, वैश्विक न्याय प्रेस और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? दुबई में हुआ है, दुबई में हुआ। ठीक है, बताइएगा विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 के शीर्ष में कौन स्थान है? ये सिंगापुर हवाई अड्डा को मिला। सही जवाब है। बताइए यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? ये त्रिपुरा में मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कहाँ के उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जॉर्बिस का उद्घाटन किया गया? ये असम में किया गया। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जिला ये सागर जिला में हो जाएगा। सही जवाब है, सागर जिला है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाला पहला भारतीय ये किंग कोहली यानी कि विराट कोहली को कहा जाता है। ठीक है, किंग कोहली। अगला क्वेश्चन बताइएगा, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? ये तेलंगाना बन चुका है। बहुत अच्छा जवाब है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल शुभारंभ किया है? यह तेलंगाना के द्वारा ही किया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मार्ले कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा ही जीत लिया गया। सही जवाब है। बताइएगा 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां दिवस मनाया है? ये हिमाचल प्रदेश द्वारा मनाया गया, HP के द्वारा मनाया गया। सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? ये नागालैंड के द्वारा शुरू किया गया। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है? ये ब्राजील में हुआ। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि G7 का बैठक 25 में कहाँ हुआ है? ये कनाडा में हुआ। और 24 में कहाँ हुआ था? इटली के पुगलिया में हुआ। ठीक है, इटली के पुगलिया में हुआ था। सही जवाब है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, ठीक है, बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को बता देना है, बताइएगा कि इसका जो शुभंकर किसको रखा गया था? गज सिंह को शुभंकर है। और इससे पहला स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र को पहला स्थान मिल चुका है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? ये यूपी के द्वारा किया गया। ठीक है, यूपी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवचम 2.0 आयोजन कहाँ किया गया है? इसका नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? ये पंजाब के द्वारा जीत लिया गया। सही जवाब, पंजाब के द्वारा जीता गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये BR गवाई हो जाएंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये मीराबाई चानू को दिया गया। सही जवाब हो जाएगा।
बताइए अगला क्वेश्चन, किसे लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? ये डी नागेश्वर रेड्डी, डी नागेश्वर रेड्डी को दिया गया। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया। और वहीं अभी क्या मराठी को लेकर विवाद चला था, भाषा को लेकर, हिंदी और मराठी विवाद। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का मेजबानी कहाँ किया? ये नई दिल्ली में किया है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, और बताना है आप सभी को, किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया। और आज का अंतिम करंट है, बताना है आप सभी को, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा बन चुका है? ये अमेरिका बन चुका है। तो दोस्तों आज का दिन बहुत अच्छा खास दिन है हम सभी के लिए। और आज है 15 अगस्त, और 15 अगस्त के दिन हम सभी का क्लास किया गया। और क्लास आप सभी को कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और कल के लिए आप सभी के बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा और जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और क्लास को अंत तक देखेंगे तो जरूर जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यह है कि जवाब देना है, प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब और कहाँ हुआ है? क्वेश्चन फिर सुनिएगा, प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना है। और अच्छा लगे क्लास लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।